वेलकम टू द इंडियन एम्प्लॉयज़ ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है रिजर्वेशन इन सर्विस। सबसे पहले सर्विस में रिजर्वेशन को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि इसका ओरिजिन क्या था रिजर्वेशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 में और 341 में अनुसूचित जातियों की लिस्ट दी हुई है और 342 में अनुसूचित जातियों की लिस्ट बनाने का प्रावधान है और उसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट राज्यवार स्टेट वाइज लिस्ट जारी करेंगे और संसद या पार्लियामेंट कानून बनाकर संशोधित इंक्लूड या एक्सक्लूड करेगी। मतलब 341 में आर्टिकल में ये दिया हुआ है कि एससी के राष्ट्रपति जो है एससी के एक लिस्ट जारी करेंगे जो कि राज्यवार होगी और अगर इसमें कोई बदलाव करना है तो केवल संसद कर सकती है। इसी तरह से आर्टिकल 342 में यही बात दी हुई है कि राष्ट्रपति शेड्यूल ट्राइब की राज्यवार लिस्ट जारी करेंगे और अगर उनमें कोई परिवर्तन करना है तो ये संसद कानून बना के उसको परिवर्तित कर सकती है। मतलब ये लिस्ट का प्रोविज़न देने का ये प्रावधान संविधान में है। एससी के लिए 341 और एसटी के लिए 342। तो अभी आपने देखा कि आर्टिकल 341 में लिस्ट बनाने का प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट लिस्ट बनाएंगे और 342 में भी यही है, एसटी के लिस्ट कर बनाएंगे। लेकिन अब आगे की देखते हैं कि आर्टिकल 16 में जो इक्वलिटी इन एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, इक्वलिटी इन एम्प्लॉयमेंट कि सभी को समान अवसर मिलेंगे, सभी एम्प्लॉयमेंट के लिए सभी कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, रिलीजन सबके लिए समान मिलेंगे। लेकिन उसमें एक नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लास एक्सेप्शन भी दिया हुआ है। वो दिया हुआ है 16(4) में। 16(4) में ये है कि बैकवर्ड क्लास सिटीजन की नियुक्ति हेतु आरक्षण का प्रावधान कोई भी स्टेट इसमें प्रावधान रख सकता है। ये किसमें दिया हुआ है? 16(4) में बैकवर्ड क्लास सिटीजन वर्ड यूज़ किया गया है। फिर इसके बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए। एक अमेंडमेंट हुआ 16(4)A 1995 में, जिसमें नियुक्तियों में SC ST हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया। 1995 में नियुक्तियों में SC ST हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये मतलब एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया 16(4)A। फिर इसमें साथ में 2001 में इसको फिर से अमेंड किया गया कि पदोन्नति में परिणामी वरिष्ठता कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी सहित आरक्षण, माने इसमें था कि नियुक्तियों में, फिर इसमें पदोन्नति के लिए भी आरक्षण कर दिया। ये किया 2001 में विथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, परिणामी वरिष्ठता के साथ। इसमें एक आर्टिकल और जोड़ा गया 16(4)B 2000 में अमेंड किया गया कि जो बैकलॉग रिक्तियां हैं, वैकेंसीज को पृथक संवर्ग सेपरेट क्लास बना के ये भरी जाएंगी और जब भरी जाएंगी उसमें 50% रिजर्वेशन का कैप नहीं लगेगा। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर बैकलॉग नियुक्तियां कोई है, मान लीजिए 50 निकलती है और उस साल की नियुक्ति जब भर्ती करनी है मान लीजिए 10 निकलती है, तो आप अगर एक 60-7 में करेंगे तो 50% का जो कैप है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता आरक्षण, वो आड़े आएगा। लेकिन इस संविधान के संशोधन से वो जो बैकलॉग के पद हैं वो एक सेपरेट क्लास की तरह से भरे जाएंगे और वो उस साल भरी जाने वाली नियुक्तियों में नहीं गिने जाएंगे। अभी हमने देखा था कि संविधान के आर्टिकल 341 और 342 में SC और ST की सूचियों को जारी करने का राष्ट्रपति को अधिकार था और वो जारी करेंगे। फिर हुआ क्या? कब जारी किया? द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950, ये 1950 में उसी के तहत लिस्ट जारी हुई। ये जारी हुई पहली, ये शेड्यूल कास्ट के लिए जारी हुई अगस्त 1950 में और शेड्यूल ट्राइब के लिए जारी हुई सितंबर 1950 में।
और फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया। यहाँ एक बात और बताना ज़रूरी है, इंटरेस्टिंग पार्ट है कि देश आज़ाद होने के बाद 1947 में अचानक 1950 में पूरे इंडिया के सभी राज्यों के SC ST की सभी कास्ट की सूची कैसे बन गई इतनी जल्दी? ये इसके लिए क्या है कि इसके लिए जो डाटा कलेक्शन था प्री ब्रिटिश पीरियड, ये ब्रिटिश पीरियड नॉट प्री ब्रिटिश, प्री इंडिपेंडेंस कि जो ब्रिटिश काल में जो डाटा कलेक्ट किया गया था 1931 में सेंसस हुआ था, तो वो डाटा राज्यवार था। फिर 1936 में भी कुछ डाटा आया उसको, और इसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद जो राज्य आए तो उनसे कंसल्ट करने के बाद 1950 में जारी कर दिया गया। मतलब डाटा अपने पास पहले से अधिकांश मौजूद था, इसलिए संभव हो सका कि 1950 में तुरंत राज्यवार अपने लिस्ट राष्ट्रपति ने जारी कर दिया। एक बात याद रखिएगा, इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के नाम से जाना जाता है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी बोलते हैं, जो SC ऑर्डर है, और ये ST ऑर्डर इसी तरह से ये भी। अब दूसरी चीज़ देखिए, इसके बाद क्या हुआ कि एक तीसरा ऑर्डर निकला, SC एंड ST लिस्ट मॉडिफिकेशन ऑर्डर 1956। जब आप स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 में हुआ, जब बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स भी भारत में सम्मिलित, इंडिया में सम्मिलित हुए, तो उनसे भी सलाह मशवरा करके उनकी SC ST के लोगों को और सम्मिलित किया गया, रिवाइज लिस्ट जारी की गई। वो और जो जारी की गई, तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर से जारी हुआ वो 1956 का है। अब हम आगे बात करेंगे कि आखिर रिजर्वेशन की पात्रता किसको है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1975 और 1977 में एक सर्कुलर निकाला, उसमें रेजिडेंट डिफाइन किया गया, निवासी। आमतौर पे आप देखते हैं कि मूल निवासी का आशय ये होता है कि कोई बच्चा अगर 5वीं से लेके 10वीं तक किसी जगह पढ़ा हुआ है, तो वहाँ का मध्य प्रदेश में पढ़ा है, तो मूल निवासी तो कहलाता है वहाँ का। लेकिन रिजर्वेशन के प्रयोजन से रेजिडेंट होने का आशय ये है कि 1950 में वो व्यक्ति जिस राज्य में था उस राज्य का मूल निवासी माना जाएगा। अगर वो नहीं था तो उसके फोर फादर ग्रैंडफादर जिस राज्य में थे वो व्यक्ति वहाँ का रेजिडेंट कहलाएगा। तो डिफरेंस समझिएगा कि डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट बनवाते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र, और रिजर्वेशन के पर्पज से जो निवासी है, दोनों डिफरेंट मीनिंग है इसकी। एक स्थिति और है कि अगर कोई एक स्टेट से एक SC ST का व्यक्ति दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट होता है या अपवर्जन होता है उसका, तो इसके संबंध में 1985 में एक सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला, और इसमें माइग्रेशन को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक माइग्रेशन एक राज्य के अंदर ही हो सकता है, एक जिले से दूसरे जिले में गए, ये माइग्रेशन। दूसरी स्थिति ये बनती है कि अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो अब ये समझिए कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, माइग्रेट होते हैं, किसी काम से हो सकता है, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए या अन्य कारणों से कोई, तो वो माइग्रेटेड स्टेट में जिस राज्य में गया है माइग्रेशन के बाद और वहाँ जाके बस गया है, वहाँ पर इसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। वास्तव में जब वो माइग्रेट होता है, अगर डेफिनेटली माइग्रेशन से हमारा आशय ये है कि 1950 के बाद माइग्रेट किया है अगर, तो अपना जो स्टेटस है SC ST का स्टेटस अपने मूल राज्य में छोड़ के जाता है, वो इस राज्य में नहीं मिलेगा उसको। अगर MP में कोई आया है तो MP में लाभ नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिहार से मध्य प्रदेश में आया है 1950 के बाद, तो और अगर वहाँ कोरी जाति का है वो, और कोरी जाति मान लीजिए यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी कोरी जाति SC में आती है, तो मध्य प्रदेश की कोरी जाति का लाभ उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जाति जो है स्टेट स्पेसिफिक है। SC ST की जो जाति है स्टेट स्पेसिफिक की है।
भले ही उसका नाम एक नाम हो सकता है, तब भी लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, केंद्र की सर्विस में मिलेगा। अगर वो बिहार का कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में आके सेटल होता है और बिहार में अगर एससी में है वो, तो अगर केंद्र सरकार के लिए अप्लाई करेगा केंद्र, तो वो उसको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की राज्य की सेवा में अप्लाई करेगा तो उसको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अपना वो आरक्षण का स्टेटस वहीं छोड़ के आया है। हाँ, सेंट्रल स्कूल में लेगा तो सेंट्रल स्कूल में मिल जाएगा उसको। अब दूसरी स्थिति है इनवॉलंटरी माइग्रेशन। इनवॉलंटरी माइग्रेशन अनैच्छिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स या फोर्स्ड अलॉटमेंट ऑफ कैडर। एग्जाम्पल कि अगर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हुआ था 2000 में, तो अगर वो व्यक्ति फोर्स चला गया, अब उसको अलॉट कर दिया गया, कैडर अलॉट कर दिया गया, तो उसको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। एक और चीज़ है कि रिजर्वेशन जो है रिलीजन स्पेसिफिक है। एससी का स्टेटस केवल हिंदुइज्म में और सिखिज्म में है, माने हिंदू और सिख में एससी हो सकते हैं। बाद में 1990 में बुद्ध धर्म मानने वालों को भी अगर एससी हैं तो उसको भी लाभ दिया गया, माना गया। इसके अलावा अन्य जाति में एससी नहीं है। मसलन ये कि अगर मुस्लिम और कोई क्रिश्चियन है तो उसमें एससी नहीं हो, उनको लाभ नहीं मिलेगा, उसमें नहीं होते, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये छूआछूत वगैरह की बीमारी जो है ये अपने हिंदू धर्म में ज़्यादा थी, अन्य धर्मों में नहीं थी। दूसरा ये है कि अब एक स्थिति आती है कन्वर्जन की स्थिति। अगर कोई एससी व्यक्ति है और किसी दूसरे धर्म में धर्म परिवर्तन कर लेता है, सपोज करिए कोई क्रिश्चियनिटी या कोई मुस्लिम बन गया, तो उसका एससी का जो स्टेटस है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एसटी के केस में ऐसा नहीं है। एसटी का व्यक्ति कोई भी धर्म को प्रोफेस कर सकता है, कोई भी धर्म को मान सकता है, उसका एसटी का स्टेटस यथावत रहेगा। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है जो समझना ज़रूरी है कि बच्चे की जाति का निर्धारण उसके पिता से होता है, ना कि माता या पति से। अगर कोई महिला ने, अगर जनरल कैटेगरी की महिला है, जिसको यूआर बोलते हैं, उसने अगर मैरिज किया है एससी के व्यक्ति से, तो उसको बाय वर्च्यू ऑफ मैरिज उसको लाभ नहीं मिलेगा एससी का। इसी तरह से जो है, अगर कोई दैट इज एसोसिएटेड विथ हिज बर्थ, दिस बेनिफिट इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ द कैंडिडेट, और मैरिज करने में भी नहीं मिलेगा। एक और स्थिति टिपिकल स्थिति है, वो समझ लेना ज़रूरी है कि अडॉप्शन का मामला, गोद लेना, दत्तक पुत्र। क्या है कि जिस पेरेंट्स के बच्चे नहीं हैं तो उसको हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत वो गोद ले सकता है, किसी भी बच्चे को गोद ले सकता है। और अगर उसकी प्रोसेस को अपनाते हुए उसने गोद लिया है, जिसमें मुख्य ये है कि उस बच्चे की उम्र 15 साल से कम होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि उसकी ओरिजिनल फैमिली से उसको पूरा नाता छोड़ के नए फैमिली में आना पड़ेगा। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर शुरुआती दौर पे इसका बहुत मिसयूज़ हुआ, किसी ने दे दिया कि इसको आप मान लो भाई रहा, यहीं आएगा बच्चा, लाभ मिल जाएगा इसको रिजर्वेशन का। बाद में इसको जो है जीएडी ने 1998 में एक सर्कुलर निकाल के इसको कहा कि अगर कोई एससी एसटी का व्यक्ति यूआर व्यक्ति को, अनरिजर्व्ड व्यक्ति के बच्चे को गोद लेता है, तो उस बच्चे को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसे भी ये बाई बर्थ एसोसिएटेड होता है। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आगे इस वीडियो में, अगले वीडियो में इसके जजमेंट्स क्या हैं, गवर्नमेंट ने सर्कुलर क्या निकाला है और क्या, इसकी हम बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।